हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बच्चों दो लेक्चर्स 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। बच्चों, आज चौथा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज फोर्थ लेक्चर। फोर्थ लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। सेकेंड लेक्चर में हमने बच्चों पढ़ा था कि कैसे जो है डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इंट्रोड्यूस होती है। थर्ड लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनी उसके बारे में हमने पढ़ा था और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन पढ़ी थी। बच्चों, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फोर्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जो मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या है। तो मैक्सवेल के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी दी गई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी मैक्सवेल के द्वारा, वो 1865 में दी गई। मैक्सवेल ने इस थियरी में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती हैं, उसका रीजन क्या है, मेन बेसिक क्या है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। तो मैक्सवेल ने बताया व्हेन a charged particle accelerates or high frequency electrical oscillations occur in an AC circuit, then energy is emitted in the form of radiation which requires no medium to travel. This radiation is called electromagnetic wave. बच्चों, मतलब इस थ्योरी में मैक्सवेल ने क्या बताया? इस थ्योरी में मैक्सवेल ने बताया कि जब कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट हो, चार्ज पार्टिकल बच्चों क्या हो, एक्सेलरेट हो, या फिर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, ये लिखा चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट, या तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो दूसरा तरीका यह है कि किसी भी एलसी सर्किट में, एलसी या एलसीआर एसी सर्किट में करंट बार बार चेंज हो, उसका ऑसिलेशन बने, करंट का ऑसिलेशन बने, यानी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हो। इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन को कैसे, एलसी सर्किट में, एलसीआर सर्किट में इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कैसे होते हैं, जब करंट बार बार चेंज होती है तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस कैसे होने चाहिए, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, यानी जब एलसीआर या एलसी सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस हों, यानी करंट बहुत तेजी से बदले, या फिर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करे, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। माने इन दोनों केसेस में होता क्या, जैसे एलसीआर सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होने से क्या होता है कि जो एनर्जी है किसकी, ऑसिलेशन की, जो ऑसिलेशन एनर्जी है वो किस फॉर्म में, वो एमिट होने लगती है, उत्सर्जित होने लगती है, किस रूप में, रेडिएशन के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के रूप में एनर्जी एमिट होने लगती है। और ये जो एमिट हो रही है एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में, उस रेडिएशन को चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ना, कोई भी मीडियम इसको चलने के लिए नहीं चाहिए होता है। मीडियम है तो चल जाएगी, मीडियम नहीं है तो भी चल पाएगी। कौन सी चीज, जो ये रेडिएशन है प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जब किसी एलसी या एलसीआर सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन होते हैं तो एनर्जी रेडिएशन के रूप में एनर्जी एमिट होने लगती है और उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए नहीं होता है। इसी रेडिएशन का नाम क्या दिया गया, EMW, माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी रेडिएशन का नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको चलने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बात करेंगे तो मैक्सवेल ने इसने बताया, इन दिस रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ वाइब्रेट इन सेम फेज। माने इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही सेम फेस में चलते हैं। बच्चों, सेम फेस क्या है, ये फिगर देखिए, इस फिगर में ये येलो वाला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और जो ये ब्लू वाला पार्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम फेस का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम,
इलेक्ट्रिक फील्ड घटते घटते जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटते घटते क्या, जीरो। यानी दोनों सेम तरीके से मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम ऐसे हो रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों कैसे होंगे, परपेंडिकुलर, और फेस भी इन लोगों की सेम होगी। तो आगे क्या बताया, इन दिस रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ वाइब्रेट इन सेम फेस। सेम फेस में क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक साथ मैक्सिमम होंगे दोनों वेक्टर, एक साथ मिनिमम होंगे। तो वाइब्रेट इन सेम फेस एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे ये, तो इधर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और करंट किधर चलेगी, ये थर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर जो वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जेड एक्सिस, सपोज के लिए ये फिंगर हमारी जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, ये वेव चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डायरेक्शन है वो ई क्रॉस, मैंने वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर रूल से दी जाती है, जैसे कि थंब रूल। इस थंब रूल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन दी जा सकती है, या मैक्सवेल के क्लॉकवाइज रूल से, स्क्रू ड्राइवर रूल जो है मैक्सवेल का, उससे दी जा सकती है, या राइट हैंड थंब रूल से दी जा सकती है। तो ये वेव ऐसे चल रही है। आगे बात करेंगे इस प्रिंसिपल में, इस थ्योरी में क्या बताया गया कि इस थ्योरी को जब बना था, ये थ्योरी बनाई थी मैक्सवेल ने, तो साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट किया था कि इसकी स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है। तो उन्हें कैलकुलेट किया, ही कैलकुलेटेड दैट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन स्पेस, यानी स्पेस मीन वैक्यूम लिखेंगे, यानी वैक्यूम में जो इसकी स्पीड आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कितनी आती है, 2.99 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 2.99 को हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड ऑफ क्या हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, किस में हो गई, वैक्यूम में हो गई। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये C इज इक्वल टू, यहां पर आप देखिए C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। C, ये C क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कहां पर, वैक्यूम में। C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। μ0 is the permeability of free space and ε0 is the permittivity of free space। तो ये हो गई क्या, अगली बात इन्होंने बताई कि जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक और बात है, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी निकाल ली, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जरा विजिबल लाइट की बात करिए, लाइट वेव्स की बात करिए। लाइट वेव सन से आती हैं, और सन कहाँ है, स्पेस में। वहां पर क्या है कि वहां पर कोई एटमॉस्फेयर, कोई मीडियम नहीं है, उसके बाद भी लाइट रे यहाँ आ जाती है। और वो लाइट रे जो सन से आती है उसका भी स्पीड कितना होता है, 3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, मैं यहाँ लिखूं, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ, वैक्यूम में। और इसकी सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था, तो एक साइंटिस्ट थे र्यूमर। कौन साइंटिस्ट थे, र्यूमर। र्यूमर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये कैलकुलेट किया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, और स्पीड ऑफ लाइट जो है बिना मीडियम के चला भी आता है। तो इसका मतलब मैक्सवेल ने रिजल्ट ये प्राप्त किया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना, तो इससे कैलकुलेट किया, चूंकि लाइट की भी स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट को भी चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि सन से स्पेस, वहां पर जहां मीडियम नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, वहां से भी लाइट चली आती है। इससे ये रिजल्ट मिला उनको, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थियरी। इस थियरी के आधार पे, मतलब इस के रिजल्ट के आधार पे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ EMW 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस रिजल्ट के आधार पर
मैक्सवेल ने ये भी प्रूव किया, ये कंक्लूड भी किया कि जो लाइट वेव है, जो लाइट वेव है वो क्या है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इस थ्योरी में मैक्सवेल ने, सबसे पहले मैक्सवेल ही थे जिन्होंने ये बताया कि लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और क्यों बताया कि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? ये इसलिए बताया क्योंकि लाइट वेव की स्पीड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड दोनों की क्या आ रही है, सेम आ रही है। और दूसरी चीज, लाइट वेव को भी मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपागेट करने के लिए, मतलब ट्रेवल करने के लिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब दोनों रिजल्ट सेम मिल रहे हैं। दैट्स वाई मैक्सवेल ने ये रिजल्ट दिया कि जो है, मैक्सवेल ने रिजल्ट दिया या प्रूव किया या कंक्लूड किया कि लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, एक बात और, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड किसी भी मीडियम में क्या होगी वो जानने। तो आप जानते हैं वैक्यूम में कितनी होती है, C = 1/√μ0 अगर जो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करे तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, और ये किसी दूसरे मीडियम में अगर जो ट्रेवल करेगी तो इसका जो स्पीड है वो घट जाएगा। तो कितना होगा, वो होगा V = 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। म्यू इंटू एप्सिलॉन क्या, म्यू जो है परमिएबिलिटी है किसकी, मीडियम की, और एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी है किसकी, मीडियम की। तो v यानी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम इज गिवन बाय 1/√μ इंटू एप्सिलॉन। अब म्यू और एप्सिलॉन की कुछ वैल्यू रख सकते हैं तो थोड़ा सा और फार्मूला बन जाएगा। यहां पर हम रख सकते हैं, चूंकि म्यू इक्वल टू होता है बच्चों μr μ0। μr क्या है, μr बच्चों है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और इसी तरह एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है k एप्सिलॉन नॉट। k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो ये म्यू और एप्सिलॉन के वैल्यू अगर जो हम इसमें पुट कर दें V = 1/√μ एप्सिलॉन में, तो क्या फार्मूला निकल के आएगा, तो मैं यहां लिखता हूं, ये फार्मूला निकल के आएगा V = 1/√μr μ0 इंटू k एप्सिलॉन नॉट। तो ये फार्मूला जो है किसका हो गया, V का। अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं। हम ये चेंज यहां पर करेंगे, एक मिनट डस्टर, हम ये चेंजेस यहां पर करते हैं, स्पेस नहीं है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा और हम चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे V = 1/, ये म्यू आर एप्सिलॉन नॉट, जरा म्यू आर और k एक साथ रख लीजिए, तो 1/√μr और k एक साथ रख लीजिए, तो इंटू क्या आ जाएगा, इंटू क्या बचा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहां भी देखिए, ये है C, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो इसकी यहाँ पे आप C रख सकते हैं, तो ये क्या क्या आएगा, इसको मैं यहां लिखता हूं, तो ये आएगा V = और बच्चा ये क्या होता है, ये जो चीज है √μr k, ये कांस्टेंट है, इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो ये क्या बच्चों क्या हो गया, C, तो ये होगा C, और बाई में ये क्या हो गया, √μr इंटू k, ये क्या हो गया बच्चों, म्यू मतलब म्यू नहीं, इसको कह सकते हैं n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहां पर हमने इसके पे n रख दिया, तो V = क्या आ गया, C/n। यानी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है ना, वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड है किसमें, किसी भी मीडियम में। तो ये बच्चों ये थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी किसके द्वारा दी गई, मैक्सवेल के द्वारा। तो ये सारी बातें मैक्सवेल की थ्योरी में बच्चों आती हैं। और अब आप पढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। बच्चों बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, 15-20 प्रॉपर्टीज हैं कम से कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो बच्चों तब तक के लिए बच्चों एक चीज अभी और देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इक्वेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन होती है और एक ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू ई वाई। बच्चों ई वाई क्यों लिखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। क्या जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो। क्या एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो। तो यहां पर लिखा गया ई एक्स और ई वाई इज इक्वल टू जीरो। ई एक्स और ई वाई इक्वल टू जीरो का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई वाई और इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और के क्या है, ट्रांसमिशन कांस्टेंट है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड के इज ट्रांसमिशन कांस्टेंट। और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हो जाएगा बी इक्वल टू बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो है। तो ये बच्चों हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, वो ये है। अच्छा बच्चों, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसका फार्मूला क्या बनता है बच्चों, कहाँ लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा का फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई बाई टी। टी क्या है, टी इज टाइम पीरियड। इसी तरह ट्रांसमिशन कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होता है, के का फार्मूला होता है, के का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। के का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा। के का फार्मूला होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ट्रांसमिशन कांस्टेंट इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा बच्चों क्या है, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ऑसिलेशन का टाइम कितना है, वन ऑसिलेशन का टाइम। तो बेटा ये हो गया। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव क्या बनेगा, फिर स्पीड ऑफ वेव जो बनेगा v इक्वल टू बनेगा ओमेगा बाई के। स्पीड ऑफ वेव कितना बनेगा, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ये भी एक फार्मूला है स्पीड का, और ये भी एक फार्मूला है स्पीड का। और इसके बाद बच्चों एक और जिस फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन बच्चों क्या होता है, वो रिलेशन होता है, एक मिनट बच्चों, वो रिलेशन बच्चों होता है c इज इक्वल टू सी माने स्पीड ऑफ लाइट, c माने स्पीड ऑफ लाइट, और इक्वल टू f लैम्डा। c इज इक्वल टू f लैम्डा। ये एक रिलेशन होता है जिससे न्यूमेरिकल लगते हैं। c है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, f क्या है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है वेवलेंथ। तो ये बच्चों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थियरी थी। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।